नमस्कार, मैं हूं मनोज। मानस जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड की। तो आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल फ्रॉड, सावधानी ही सुरक्षा। साइबर अपराध पिछले 3-4 वर्षों में वैश्विक समस्या बन चुकी है। दुनिया भर की ये बड़ी समस्या बन चुकी है। भय, लालच व अज्ञानतावश बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी का शिकार लोगों की फहरिस्त में बड़े उद्यमी, कारोबारी, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से लेकर सरकारी कर्मचारी, पुलिस महकमे के लोग और बैंक अधिकारी तक शामिल हैं, जो शिक्षित हैं, बड़ी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हैं या आपको बता दें ये जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। यानी साइबर ठग किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। वे समाज के हर वर्ग को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई एक झटके में साफ कर रहे हैं। साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए कई स्तर पर जाल बुना हुआ है। इसमें हैकर, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ तक शामिल है। ये मैसेज या ऐप परमिशन के माध्यम से लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में सेंध लगाकर निजी जानकारियां उड़ा लेते हैं और उसका इस्तेमाल ठगी के काम में करते हैं। ठगी का शिकार तलाशने के लिए सबसे बड़ा जरिया इंटरनेट मीडिया के जरिए विभिन्न मंच बन रहे हैं। यहां इनकी बड़ी टीम है जो सक्रिय रहती है, जो प्रतिदिन लाखों प्रोफाइल का विश्लेषण करती है। इसमें उपभोक्ता द्वारा डाले गए पोस्टों, फोटो, वीडियो से ये साइबर अपराधी व्यक्ति का बैकग्राउंड, उसकी वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगाते हैं। इसमें सबसे अधिक मामले निवेश के नाम पर और डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी के सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में मोदी नगर की भाजपा की महिला विधायक को साइबर अपराधियों ने विधायक को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि विधायक को वो साइबर अपराधी अपने जाल में फंसाते, अपना शिकार बनाते, साइबर डिजिटल अरेस्ट कर पाते, उससे पहले विधायक ने उनकी चाल समझ ली और उनका फोन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया। महिला विधायक ने अब इसकी रिपोर्ट मोदी नगर थाने में दर्ज कराई है। लोगों को जागरूक करने के लिए महिला विधायक ने एक संदेश भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास अक्सर ऐसे ही साइबर अपराधी कॉल कर उन्हें साइबर अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन लोगों का जागरूक होना जरूरी है। जब भी ऐसी कॉल किसी के पास आए तो उसे फोन कर ज्यादा बात ना कर, उसे अपने पास के थाने को जानकारी दे। अगर वाकई किसी विभाग से कॉल आई होगी तो पुलिस इसकी जानकारी करके उन्हें बता देगी। अगर जरा सी भी देरी आप लोगों ने समझने में की तो लोग इन लोगों के जाल में फंस जाएंगे और ठगी का शिकार हो जाएंगे। गाजियाबाद के साइबर थाने में तैनात इंस्पेक्टर उसकी पत्नी के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। यानी कि जो साइबर ठगी के लिए जो तैनात किए गए हैं, जो इसके सिपह सलार हैं, वो भी ठगी करते नजर आ रहे हैं। वहीं जनपद सहारनपुर में आयुष्मान योजना के इलाज के बिल को लेकर ठगी का मामला सामने आया है। इसमें इलाज के बिल पास कराने के नाम पर ठगी की गई है। इस मामले में अभी तक 3 ठगों को साइबर क्राइम टीम द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ में बैठे लोगों के चक्कर में डॉक्टरों ने फंसकर ठगों के खाते में ऑनलाइन 90 लाख रुपए डाल दिए। डॉक्टर को इसकी जानकारी तब हुई जब ठगों ने फोन बंद कर लिया। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने लखनऊ निवासी 3 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नेटवर्क की जांच की जा रही है। इसी क्रम में माह नवंबर 2024 में थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर द्वारा दिनांक 1/11/2024 से दिनांक 30/11/2024 तक विभिन्न साइबर अपराधों में 22 अभियोगों को निस्तारण करते हुए प्रकाश में आए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और धोखाधड़ी से संबंधित करीब 3,04,60,000 रुपए की धनराशि भी फ्रीज कराई गई है, जिनको माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ये फ्रीज कराई गई है। आपको बता दें, इनको शिकायतकर्ताओं को वापस भी कराया जा चुका है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जगह से जब इतनी बड़ी ठगी की गई है तो पूरे देश में क्या हाल है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की बात पुलिस लगातार कर रही है। साइबर अपराध की अगर देश की कुल घटनाओं की अगर बात करें तो इस वर्ष 19 लाख से अधिक शिकायतें आई हैं। इनमें से 11 लाख शिकायतें अभी भी लंबित हैं। तो आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड पूरे देश में इस साइबर फ्रॉड का मकड़ जाल जो है वो चल रहा है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं।
सबसे पहले आपको सुनाते हैं गाजियाबाद में मोदी नगर की भाजपा की महिला विधायक जिनको साइबर फ्रॉडियों ने शिकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए एक संदेश जारी किया है। पहले वो आपको सुनाते हैं। लगभग 9:45 के करीब एक फोन आया कि आपके फोन से बहुत ज्यादा कॉल्स हो रही हैं। तो मैंने कहा ये तो स्वाभाविक है भी, मेरा फोन से तो ज्यादा ही कॉल होती है उस नंबर से कि नहीं आपका। फिर उन्होंने बोला आपका फोन जो है उससे कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी वितरित की जा रही है। और मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला नहीं आपका फोन नंबर किसी और फोन नंबर से टाई अप कर दिया गया है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इसकी साइबर सेल को इन्फॉर्मेशन दूंगी। 2-3 चीजें पूछी उन्होंने, आपका फोन अपना है क्या, आपका फोन आधार से लिंक है क्या, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। और इसके लिए तो एक दबाइए, इसके लिए 2 दबाइए, इस तरह से जैसे कि ऑफिशियल कॉल होती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं साइबर सेल में इन्फॉर्म कर दूंगी। तो फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ हाँ मैडम ठीक है, आप साइबर सेल में कंप्लेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मुझे लगा शायद ऑथेंटिक बंदा है कोई, लेकिन उन्होंने शायद मेरी बात से अंदाजा लगा के मुझे ऐसा बोला। लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा था, जो नंबर्स उन्होंने दिए थे मुझे, मैंने सोचा कि मैं बेहतर है कि कमिश्नर पुलिस और डीसीपी साहब को, एसीपी को, साइबर क्राइम वालों को बता दूं। मैंने वो सारी चीजें उनको बताई। तो उन्होंने फिर ये सारा ट्रेस किया, नंबर्स वगैरह जो थे। तो उन्होंने बताया ये साइबर ठगों का एक ग्रुप है, और अगर आप ज्यादा बात करते तो वो हो सकता है आपसे कोई बहला फुसला के या कुछ आपको ज्यादा प्रेशर में ले लेते, तो आपसे कुछ पैसे वैसे की बात करते। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपने स्टेज 1 पे ही उनका फोन बात खत्म करके और साइबर क्राइम में इन्फॉर्म कर। और इस बीच हमारे संवाददाता कासिफ खान ने सहारनपुर साइबर क्राइम थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी से इस मामले पे खास बातचीत की और एसपी सिटी ने भी इस मामले पर अपनी बाइट दी, वो आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से सहारनपुर में साइबर अपराध बढ़ रहा है, उसी प्रकार से साइबर ठगों पर जो है साइबर क्राइम टीम द्वारा अंकुश लगाया जा रहा है। लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, उनकी बरामदगी की जा रही है और ठगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। साइबर क्राइम इंचार्ज मेरे साथ में पंकज त्रिपाठी जी। सर, किस प्रकार से सहारनपुर में जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं? लगातार जो केस हैं फ्रॉड के सहारनपुर में देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में आयुष्मान का भी एक केस सामने आया है, उसमें भी गिरफ्तारी। आयुष्मान कार्ड की बिलिंग के पेमेंट के नाम पर कॉल आया पीड़ित के पास, और कि हम कमीशन पे 10% में आपका सारे बिल पास करा देंगे। उस लालच में आकर के इन्होंने उसको पेमेंट करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने फिर इनको हैरेस करना शुरू कर दिया कि आपने रिश्वत दी है, ये दी है। उसके एवरेज में इन्होंने ज़्यादा पैसे दिए। इस प्रकार 90,30,200 रुपये इन्होंने उसको दे दी। और इसकी इन्होंने कंप्लेंट देर से कराई क्योंकि थोड़ा भयभीत हो गए थे। फिर किसी के समझाने पर इन्होंने आगे कंप्लेंट कराई, जिसके आधार पर हमने जो नंबर ट्रेस, अकाउंट ट्रेस किए, कैश ट्रेस किए, उसके आधार पर हमने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उन्होंने और लोगों के भी नाम बताए जो इनमें संलिप्त हैं और जिन्होंने इस पैसे का उपयोग किया है। उनके लिए शीघ्र ही टीम रवाना की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। साथ संकलन चल रहा है। सर, साइबर टीम जो है लगातार अंकुश लगा रही है ठगों पर। कोई डिजिटल कार्ड के माध्यम से, कोई किसान निधि के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी जो ठग हैं वो साइबर के जो अपराध हैं वो कर रहे हैं। सहारनपुर में कितने केसेस अभी तक सामने आए लगभग, और कितनों पर इसमें प्रभावी कार्रवाई की गई? टोटल 87 मुकदमे पंजीकृत हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ महोदय के मंशा अनुरूप साइबर क्राइम जो अपराधी हैं उनके ऊपर हमारा अंकुश लगाने का पूरा प्रयास चल रहा है। जहाँ से भी हमें कहीं मिल रहा है हमारी टीमें जा रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं। विगत दिनों में हम लोगों ने करीब 9-10 मुलजिम पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजे हैं और इनसे अब रिकवरी की हमारा चल रहा है, क्योंकि ये जो साइबर है लेयर्स में काम चलता है। इनकी बहुत सी टीमें होती हैं। कोई अकाउंट धारक होती है, कोई कैब धारक होती है, कोई आपका पैसे निकालने वाली होती है, एटीएम यूज करती है। तो उन सब के नाम आ गए हैं अब हमारे पास प्रकाश में। उन लोग का हम एड्रेस और ये ट्रेस कर रहे हैं। शीघ्र जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और रिकवरी करा करके पीड़ित के पैसे वापस दिलाए जाएंगे। सर, महिलाओं को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है क्योंकि महिलाएं जो है जल्दी झांसे में आती हैं। सस्ती चीज के लिए सोशल मीडिया पे सस्ती जो आइटम्स होते हैं, घरेलू आइटम होते हैं, उन पर भी OLX और अन्य जो साइट्स हैं इस प्रकार के फेक साइट बनाकर उन्हें फंसाया जाता है। क्या अपील करेंगे जनपद वासियों से, क्या अपील करेंगे, खासकर महिलाओं से किस प्रकार से अपील करेंगे? समस्त महिला माँ बहनों भाभीियों से मेरी एक ही गुजारिश है, लालच में ना आए, ऑनलाइन साइटों पे कम से कम जाएं, क्योंकि अल्प ज्ञान है। आपको मोबाइल का पूरा ज्ञान ही नहीं है और ये अल्प ज्ञान हमारे लिए दूषित हो रहा है।
ऑनलाइन साइट्स पर फेसबुक के माध्यम से भी लगातार जो एड्स हैं उन पर भी लोग खरीदारी करते हैं, फिर फंसते हैं उसमें। क्या कहेंगे लोगों को, किस प्रकार से जागरूक हों और अगर फ्रॉड होता है तो किस प्रकार से जानकारी दें? ओल्ड इज गोल्ड वाला फॉर्मूला अपनाइए। आपके शहर में भी दुकानें हैं, आप वहां जाकर के अपना सामान भी देख सकते हैं, उसका बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, सस्ता भी ले सकते हैं। ऑनलाइन में आपको जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी, इतनी सोशल साइट्स बन गई हैं, इन्होंने जालसाजों ने बना रखी है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगी, और ट्रैप होने के बाद पैसे दे देंगी, माल आएगा नहीं आपका वापस। तो कृपया, ये आपका अल्प ज्ञान आपके लिए हानिकारक होगा। मेरा सबको यही सुझाव है कि कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग करें। अगर कोई फंसता है इन जालसाजों के चक्कर में, वो कैसे आप तक पहुंचे, कैसे ऑनलाइन जो शिकायत है वो करे, क्या? जैसे ही आपके साथ साइबर ठगी होती है, अगर आपको जरा सा भी भान होता है कि हाँ मेरे साथ साइबर ठगी हो गई है, 1930 ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है, गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। और दूसरे, आप किसी भी आसपास, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, मोबाइल की ज्यादा जानकारी नहीं है, आप आसपास के जन सेवा केंद्र, कैफे पे जाकर के 100 रुपए पेमेंट करके अपनी FIR, इसे FIR ही कहिए, कंप्लेंट है वो, दर्ज करा दीजिए जाके www.cybercrime.gov.in पोर्टल है गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया। आप जितनी जल्दी कराएंगे उतनी जल्दी, अगर आपका पैसा नहीं निकाला गया है तो वो पोर्टल डिजिटल पोर्टल है, तुरंत होल्ड मार देगा, आपका पैसा बच जाएगा, और उसके बाद आपका पैसा कोर्ट के माध्यम से वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। पंकज त्रिपाठी जी जो साइबर क्राइम के जो प्रभारी हैं वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, किस प्रकार से जो प्रभावी कार्रवाई जो है की जा रही है, अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनसे जो ठगी है उसकी रकम को वापस लिया जा रहा है। और के न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है कि ऑनलाइन ठगी से आप बचिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, और अगर आपके साथ ठगी होती है तो जल्द से जल्द साइबर क्राइम और साइबर सेल को सूचित कीजिए, जिससे जो है आपका पैसा फ्रीज किया जा सके और आपको वापस दिलाया जा सके। अपने सहयोगी के साथ सहारनपुर से काशिफ खान, के न्यूज इंडिया। टीम ने जो अपराधी पकड़े हैं, किस प्रकार से ठगी को जो है अंजाम दे रहे थे, बताया जा रहा है आयुष्मान के द्वारा ये ठगी करते थे, क्या पूरा मामला है? जी, कुछ दिनों पूर्व ये थाना साइबर क्राइम जो हमारा सहारनपुर में है, उसमें एक डॉक्टर साहब के द्वारा तहरीर दी गई थी कि जुलाई माह से लेकर अगस्त माह के बीच में उनको काफ़ी कॉल आए, जिन्होंने उनको बताया कि वो आयुष्मान, वो लखनऊ से बोल रहे हैं और उनकी विभाग में अच्छी पहुंच है, और जो आयुष्मान से जो पेंडिंग बिल जो है उसको क्लियर करा देंगे वो, और इसी बात का लालच देकर वो उससे टोटल उन्होंने 90,30,000 रुपये ठग लिए थे। साइबर थाने में मुकदमा पंजीकृत होता है। जब टोटल इसको ट्रेस किया जाता है, पूरा ये लखनऊ का गैंग है। इसमें जो गैंग का मास्टरमाइंड है अंकित, उसको और उसके साथ जो 2 सहयोगी हैं जिनके बैंक खाते इस्तेमाल हुए थे, उनको साइबर क्राइम थाने ने पकड़ लिया है और उनको कल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस भी कर दिया है। इसमें कुछ इनके और सहयोगी हैं जो अभी रह गए हैं। इनके द्वारा जो जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि इन्होंने जितना भी पैसा है वो जुए में और बाकी जगह अपने शौक पूरे करने में इन्होंने खर्च कर दिया है, लेकिन फिर भी रिकवरी के लिए अभी टीम अग्रसर है। काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि इनमें जो भी 90 लाख में जितनी रिकवरी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए हो रही है। सर, किन अकाउंट्स में इन्होंने ट्रांसफर कराए हैं? क्या सेम अकाउंट में पैसे गए हैं? जी नहीं, ये मल्टीपल अकाउंट है, अपने फैमिली के अकाउंट इन्होंने इस्तेमाल किए, और इसमें जब अकाउंट से इन्होंने ATM के द्वारा विड्रॉल किया गया है या ब्रांच में जाकर इन्होंने विड्रॉल किया है। तो साइबर ठगों का जो मकड़ जाल है वो पूरे देश में फैला हुआ है और बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं, और पीड़ित लोग जो है उनको जो है कहीं से अब इससे निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। इस व्यापक जानकारी के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर व्यापक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल अलग अलग जिन जनपदों में घटनाएं हुई हैं वहां घटनाओं का स्वरूप कैसा रहा है उसके बारे में हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे। जयवीर माभी हमारे साथ संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा मेरठ से और काशिफ खान सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयवीर आपके पास आएंगे। साइबर फ्रॉड का जो मकड़ जाल है बड़ा व्यापक मकड़ जाल है। पूरे देश में इस वर्ष की अगर बात की जाए 19 लाख शिकायतें सामने आई हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो विधायक को भी साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों ने विधायक को भी नहीं छोड़ा। बड़े बड़े अधिकारी और वकील और बड़े बड़े प्रोफेशनल जो हैं वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। जयवीर जी मनोज, आपको बता दें कि साइबर जो अपराध है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद से मोदी की जो विधायिका थी उनको डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया है। और ताजे मामले की बात करें तो गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में, जो मेरे पीछे आप देख पाएंगे कविनगर थाना क्षेत्र लिखा हुआ, मैं थाने के बाहर मौजूद हूँ। इसी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो
इंस्पेक्टर हैं इस समय वो मेरठ में तैनात हैं और साइबर थाने में ही तैनात है। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम साइबर अपराध की बात करते हैं तो पुलिसकर्मी भी अब इस मामले में पीछे नहीं है। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके अनुसार उनकी पत्नी अनीता देवी, जिन्होंने किटी पार्टी के नाम पर एक संस्था खोली और महिलाओं को खासतौर पर, क्योंकि जो महिला उनकी जो दोस्त थी उनको उनसे विश्वास लिया, उनको विश्वास में लेकर के उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए। जो शिकायत दर्ज की गई है उस शिकायत के अनुसार इस कविनगर थाना जयवीर आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है। हम चाहेंगे कि आप अपनी आवाज ठीक कर लीजिए, दोबारा से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। सहारनपुर चलते हैं, हमारे साथ कासिफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कासिफ, सहारनपुर में भी वही सूरत हाल है, बड़ी संख्या में लोग जो है साइबर फ्रॉडों के मकड़ जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। एक डॉक्टर से ठगी की गई है, 90 लाख की ये ठगी का मामला सामने आया है। पूरे देश में ये मकड़ जाल चल रहा है। अब छोटे छोटे शहरों में भी साइबर फ्रॉड हैं, लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। मेरठ सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में किस तरीके का ये फ्रॉड हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल मनोज, पहले कहा जाता था कि अनपढ़ व्यक्ति है वो जल्दी जो है इस तरह के मामलों में, इस तरह के लोगों के प्रलोभन में, इस तरह के काशिफ आपको रोकेंगे इस बीच। आपको बता दें, हरियाणा के सीएम गृह मंत्री से मुलाकात उन्होंने की। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुना देते हैं। कि पूर्व में जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे, उन्होंने अपने तरीके से इन कानूनों को बनाया और अपने तरीके से वो उस कानूनों का उपयोग करते थे। परंतु अब लोगों को नाजायज किसी के साथ गलत ना हो, किसी को नाजायज सज़ा ना मिले, और अगर किसी ने अपराध किया है वो छूटे ना, इसको लेकर के आज उसकी चर्चा हुई है। हमने काफ़ी हरियाणा के अंदर इसके ऊपर काम किया है और जल्दी ही हम इसको 100% की तरफ ले जाएंगे। मंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने अपनी बात रखी है। अब सीधे अपने प्रोग्राम पर आते हैं और मोहम्मद काशिफ खान के पास आते हैं। काशिफ, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज, मैं बता रहा था आपको, जैसे पहले बताया जाता था कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो इस तरह के मामलों में जल्दी फंसते थे। लेकिन आजकल के इस युग में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का युग है, इस युग में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जैसे डॉक्टर के साथ में यहाँ पर एक पीड़ित जो डॉक्टर हैं, उन्होंने एक तहरीर दी थी 11 नवंबर को कि उनके साथ में 90 लाख रुपए से अधिक का जो है वो फ्रॉड किया है कुछ लोगों ने। क्योंकि हमारी बात हुई है ऑफ कैमरा, डॉक्टर ने आने से मना कर दिया, लेकिन ऑन कैमरा आने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया है कि उनको ये प्रलोभन था कि उनके जो आयुष्मान का जो पैसा है उस पैसे को ये लोग दिलवा रहे थे। क्योंकि आयुष्मान के पैसा उनके द्वारा बताया गया कि 4 से 5 महीने इसको लगते हैं, और इन लोगों ने कहा था कि हम जल्दी ही आपको 10% की कमीशन पे ये पैसा आपका दिलवा देंगे, जिससे आप और अपने हॉस्पिटल को विकसित कर सकते हैं। तो इसी प्रलोभन में डॉक्टर फंसे हैं। इनका नंबर जो है इन्होंने ऑनलाइन कहीं से किसी साइट से लिया था और उस ऑनलाइन साइट से इन्होंने कॉल किया है। कॉल करने के बाद में डॉक्टर इस प्रलोभन में फंसते हैं। धीरे धीरे जो रकम है वो छोटी छोटी रकम मंगाई जाती है, उनसे ट्रांजेक्शन कराई जाती है, लेकिन बाद में उस रकम को अधिकारियों को देने के नाम पर एक बड़ी रकम जो है वो भी डॉक्टर को कहा जाता है देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छा खुलासा साइबर क्राइम जो पुलिस है सहारनपुर की उसने किया है। 3 ठग जो हैं उन्हें अभी तक पकड़ चुकी है साइबर क्राइम पुलिस। लखनऊ से इनकी गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ में पूरा गैंग है और अन्य जो इनके साथी हैं जहां जहां इन्होंने ट्रांजेक्शन की हैं, जिन जिन लोगों को इन्होंने पैसा, क्योंकि इसमें बड़ी बात यह है मनोज के इनसे कोई भी पैसा जो है अभी पुलिस रिकवर नहीं कर पाई है। कोई पैसा इनके इन अकाउंट में जिनमें डॉक्टर ने पैसा ट्रांसफर किया था उस अकाउंट में कोई पैसा फ्रीज नहीं कर पाई है पुलिस। सारा पैसा जो है ये लोग अदर अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं और लोगों को ट्रांसफर कर चुके हैं। उनकी भी हिस्ट्री जो है पुलिस खंगाल रही है। हमारी जो बात हुई एसपी सिटी सहारनपुर और जो साइबर क्राइम थाने के इंचार्ज है पंकज त्रिपाठी उनसे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ा जो है गुड वर्क भी कहें या बड़ा टारगेट भी कहा जाए, क्योंकि एक बड़ा टारगेट था 90 लाख रुपए की ठगी एक डॉक्टर से होती है और उसके बाद में पुलिस पूरी जो छानबीन करती है और छानबीन में फिर लखनऊ से तार जुड़ते हैं और पुलिस जो है लखनऊ के 3 लोगों को गिरफ्तार करती है और उनको जेल भेजती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क है मनोज सहारनपुर में। इससे पहले भी इस तरह के मामले जो है, चाहे वो डिजिटल शादी के कार्ड को लेकर आए हों या किसान सम्मान निधि के पैसे लेकर आए हो या कोई भी
अन्य दवाई और अन्य प्रोडक्ट को लेकर जी। ठगी की जा रही हो, उसमें लोग निश्चित रूप से कासिम आपके पास आते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ जयबीर मावी जुड़े हुए हैं। जयबीर, आम हो या खास हो, साइबर जो ठग हैं सबको अपना शिकार बना रहे हैं। विधायक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, हालांकि समय रहते विधायक ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वो डिजिटल अरेस्ट होने से बच गई। इस बीच उन्होंने लोगों से बचने के लिए भी कहा और सावधानी बरतने के लिए भी कहा। अब ये जो नेटवर्क है ये सभी जगह पूरे देश में जयबीर संचालित हो रहा है, कोई आम और खास इससे बचता नजर नहीं आ रहा है। देखिए मनोज, जो साइबर ठग है वो काफी चालाक हैं और बहुत चालाकी से वो पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और लगातार साइबर अपराध पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद की अछूता नहीं है, गाजियाबाद में तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर साइबर ठग लोगों को ठगी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि मेरठ में साइबर थाने में ही तैनात जो एक इंस्पेक्टर उन पर और उनकी पत्नी पर गाजियाबाद के कविनगर थाने में, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख पाएंगे तो एक कविनगर थाना है जहां पर मैं मौजूद हूँ। वहीं पर एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें एक जो इंस्पेक्टर है नेत्रपाल सिंह, जो मेरठ साइबर पुलिस में तैनात है, उनकी पत्नी ने किटी पार्टी के नाम पर जो महिलाएं हैं उनसे ठगी की है। 11,60,000 रुपए की शिकायत है वो महिला के द्वारा दी गई। हालांकि जो शिकायत थी महिला का साफ तौर पर जो लिखा है उसके अनुसार वो तमाम निश्चित रूप से जयबीर, आपकी आवाज अभी भी स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद अपने अन्य संवाददाताओं के पास चलेंगे और उनके यहाँ किस तरीके की साइबर ठगी की गई है और देश में जो मकड़ जाल चल रहा है उसकी जो वो किस तरीके से साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल फ्रॉड, सावधानी ही सुरक्षा। और सीधे चर्चा पर आते हैं। राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू, पूरे देश में साइबर ठगों का मकड़ जाल चल रहा है, मेरठ में भी ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं और ये भी जानकारी आ रही है कि जो साइबर जो थाने हैं, साइबर क्राइम थाने में कई जगह ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो वहां पर जो साइबर थाने में तैनात इंस्पेक्टर हैं या पुलिसकर्मी हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ घटनाओं में संलिप्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में भी लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। साइबर थाने में पिछले 11 महीनों की अगर बात करें तो 86 से अधिक ऐसे मामले हैं जो साइबर ठगी के दर्ज हो चुके हैं। सबसे अधिक वो मामले हैं मनोज जो डिजिटल अरेस्ट है, यानी कि डिजिटल अरेस्ट किया गया सामने वाले व्यक्ति को और फिर उससे मनमाफिक जो काम है वो कराया गया। बाकायदा करोड़ों रुपए की जो ट्रांजेक्शन है वो बारी बारी से कराई गई। अब तक कई मामले ऐसे आ चुके हैं जिसमें करोड़ों रुपए तक का अमाउंट साइबर ठग अपने अकाउंट में भिन्न भिन्न अकाउंट में ट्रांसफर करा चुके हैं। हालांकि साइबर पुलिस ने कई मामलों का खुलासा भी किया है। कई ऐसे गिरोह थे जो मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान से बैठकर संचालित कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन गिरोह तक पहुंची पुलिस और उसके बाद उस गिरोह का भंडाफोड़ किया, गिरफ्तारी की। लेकिन जो ये साइबर ठग है अभी भी मानने को तैयार नहीं है। मेरठ में लगातार साइबर ठगी की और डिजिटल अरेस्ट की जो वारदात है वो लगातार सामने निकल कर आ रही है। अभी बीते दिनों की अगर बात करें तो बाकायदा एक बैंक कर्मी थे, उनसे 15 लाख रुपए की डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया और उन्हें जो धमकी दी गई वो ये दी गई थी कि उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा अगर उन्होंने अमाउंट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया गया। आरोप लगाया गया था कि आप मानव तस्करी में संलिप्त है। तो मनोज, समझने वाली बात यह है कि जो इस तरह के ठग होते हैं साइबर ठग, वो सामने वाले व्यक्ति को, कॉल करने वाले व्यक्ति को इस तरह की धमकी देते हैं, चाहे मानव तस्करी की भी हो, सेक्स रैकेट की हो या फिर अश्लील वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने की हो। इस तरह की जो धमकी है वो दी जाती है और जो व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति, कॉलर, वो डर जाता है और उसके बाद वो जो सामने वाला व्यक्ति होता है जो अपने आप को क्राइम ब्रांच का बड़ा अधिकारी बताता है, बाकायदा पूरी ड्रेस में सामने बैठा हुआ वो नजर आता है। ऐसा हूबहू वैसा ही लगता है कि कोई बड़ा अधिकारी क्राइम ब्रांच के ऑफिस से उन्हें कॉल कर रहा है और बता रहा है कि आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने वाला है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं साइबर ठग लगातार अंजाम दे रहे हैं। और मेरठ के साइबर थाने प्रभारी की अगर हम बात करें तो हाँ, हालांकि उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। साइबर थाने के जो प्रभारी है नेत्रपाल सिंह और उनकी पत्नी पर गाजियाबाद के कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप लगा है कि उन्होंने और उनकी जो पत्नी है उन्होंने
किट्टी पार्टी के नाम पर महिलाओं का एक ग्रुप बनाया हुआ था और उनसे हर महीने एक मासिक शुल्क जो है उसको लिया जा रहा था और उसकी जो अमाउंट थी वो तकरीबन लाखों में पहुंच गई थी और उसका गमन कर लिया गया। इसका मुकदमा कल ही गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज हुआ है। हालांकि जांच की जा रही है और जांच के बाद क्या पूरा मामला है वो निकल कर सामने आएगा। अभी फिलहाल साइबर थाने के प्रभारी और उनकी पत्नी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो ठगी है लाखों रुपए की वो किसी पार्टी के नाम पर महिलाओं से की है। फिलहाल लगातार जो साइबर ठगी की वारदात है वो मनोज बढ़ती जा रही है और साइबर पुलिस जो है वो लगातार गिरोह को पकड़ने के दावे कर रही है। कई ऐसे गिरोह है जिन्हें पकड़ा गया और उनसे जो करोड़ों रुपए की अमाउंट थी जो ट्रांजैक्शन कराई थी उन्होंने भिन्न भिन्न अकाउंटों में वो भी रिकवर की गई है। तो कहीं ना कहीं साइबर ठग जो है वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित रूप से राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नोएडा से अशोक द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप नोएडा में भी, गौतम बुद्ध नगर में भी बड़ी संख्या में साइबर अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर पिछले एक महीने की अगर बात की जाए, 22 ऐसे अभियोग जिनका निस्तारण पुलिस के द्वारा किए गए हैं। इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 3.5 से 4.25 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है। तो ये बड़ी घटनाएं साइबर फ्रॉड की हो रही हैं। अगर एक जनपद में ये सूरत हाल है तो पूरे प्रदेश और देश में क्या ही स्थिति होगी, ये समझ सकते हैं हम। मनोज, अगर साइबर ठग की बात करें तो साइबर ठग देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों नोएडा पुलिस ने एक कॉल सेंटर पकड़ा था जी। देसी नागरिक को हॉलीडे पैकेज बेचने के नाम पे उनसे अलग अलग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराते थे, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए। वो जो कॉल सेंटर है वो नोएडा के सेक्टर 63 से संचालित किया जा रहा था। तो ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो देश की बात कर रहे हैं, अब देश की तो साइबर ठगों के चपेट में पूरा देश है ही है और साथ साथ विदेश को भी साइबर ठग जो है अपनी चपेट में ले रखे। वही मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक डिजिटल अरेस्ट का मामला आया था। जैसे अभी हमारे सहयोगी मेरठ के बता रहे थे, सेम घटना थी मनोज, कि उसको जो है मानव तस्करी या कोई संदिग्ध पैकेट बता करके कस्टम ऑफिसर बन के उनसे कॉल किया गया और उनसे वीडियो कॉल पे करीब 4 दिन तक उनके घर में ही उनको जो है अरेस्ट करके रखा गया। इसको डिजिटल अरेस्ट हम भाषा बोल सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, जिसको लेकर के जब साइबर ठग के द्वारा उनसे जब पैसा खत्म हो गया और उनसे मकान बेच करके उनको पैसा देने की बात कही गई तो उनको शक हुआ। फिर वो नोएडा के साइबर थाना में जाकर के उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसको लेकर के उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसमें 3,05,60,000 रुपए उससे बरामद किए गए, जिसके अकाउंट में थे वो फ्रीज कर दिया गया। अकाउंट को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया गया और कुछ जो साइबर ठगी का शिकार हुए थे जो नोएडा के वासी है उनको पुलिस ने पैसा रिकवर भी कराया। मनोज, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं अशोक, लगातार जो फ्रॉड की घटनाएं हैं ये हमारे देश की या प्रदेश की समस्या नहीं है, ये इंटरनेशनल समस्या है। हमारे साथ चर्चा में 2 विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। आदरणीय जयप्रकाश जी, पूर्व IPS जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, चर्चा में आपका स्वागत है। अश्वनी राणा जी, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अश्वनी जी, आपके पास आएंगे। इस समय दुनिया एक अलग तरीके के समस्या से जूझ रही है। राणा जी, डिजिटल अरेस्ट या साइबर अपराध की घटनाएं लगातार दुनिया भर में बढ़ रही हैं। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है और देश क्या प्रदेश और हर जिले में अब इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, कोई भी आम हो या खास हो, इससे अछूता नहीं है। और ये जो डिजिटल फ्रॉड का नेटवर्क है लोगों को अपना शिकार बना रहा है और बड़ी चपत भी लगा रहा है। कैसे इनसे निजात मिल सकती है और ये जो नेटवर्क है ये कैसे काम कर रहा है? राणा साहब, देखिए, नेटवर्क जो काम कर रहा है वो तो हमारे जयप्रकाश जी जो पुलिस वाले हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे जी। मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो फ्रॉड है पर्टिकुलर डिजिटल अरेस्ट में, उसमें प्रधानमंत्री तक जी ने लोगों को कह दिया कि आप सावधान रहें। यानी आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आती है जिसको आप जानते नहीं है, चाहे वो CBI के नाम से, पुलिस के नाम से और क्राइम के नाम, कहीं से भी कहता है कि भाई हम इस प्रकार से बोल रहे हैं, आप किसी उसमें संलिप्त है, आपका कोई पार्सल है, आप कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं या कोई भी इस प्रकार की बात कहता है,
उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। और अगर आप उसकी बातचीत आपके साथ शुरू भी हो जाती है और आपसे कुछ डिमांड करता है तो आपको उसके चंगल में नहीं फंसना, आपको दूसरे अपने मित्र से, परिवार के लोगों से बात करनी है। और फिर क्योंकि ये सब इमोशनल ब्लैकमेल करके ही आपको फंसाया जाता है। आपका बच्चा कहीं फंस गया है, कुछ भी इमोशनल ब्लैकमेल वो कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा इसके अंदर जो बचाव है ये है कि ऐसा कोई भी फोन जो है ना तो पुलिस करती है ना सीबीआई, कोई अथॉरिटी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई ऐसा फोन नहीं करता कि आपका जो है इन्वॉल्वमेंट है और आप यहाँ पर आ जाइए। तो इसलिए और कहीं आप उसके ट्रैक में आ गए तो लोगों से बात कीजिए और उसको जो है डिस्कनेक्ट करिए। फिर भी बात करता है वो नंबर जो है वह साइबर फ्रॉड वालों को, पुलिस वालों को कंप्लेंट करके वो नंबर उसका जो है वो दे दीजिए कि इस नंबर से कॉल आ रहे। तभी आप, अगर आप उनके ट्रैप में फंसते जाएंगे, उनके चंगुल में फंसते जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है बन जाती है। इसलिए सिर्फ इसमें इस पर्टिकुलर जो डिजिटल अरेस्ट वाला जो फ्रॉड है उसके अंदर यही सावधानी है कि हम उनके बात में फंसे नहीं, उनके चाल में नहीं फंसे, तो ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो कोई भी हमें बचा नहीं सकता। आप जाके बैंक में से पैसा निकाल कर, बैंक से लोन लेकर आप उनकी जरूरतें पूरी करते जाओगे, उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी। इसलिए सिर्फ सावधानी यही है कि ऐसे लोगों के जो इमोशनल ब्लैकमेल में आना नहीं, राणा साहब, हमारे देश की बहुत बहुसंख्यक आबादी अभी भी है, इतना जागरूक नहीं है, और फिर इसमें पढ़े लिखे, कम जानकार, ज्यादा जानकार वाली बात ही नहीं है। इसमें आम और खास हर आदमी इसका शिकार हो रहा है। गाजियाबाद की एक मोदी नगर की विधायिका हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, वो भी इसका शिकार हुई हैं। जयप्रकाश जी के पास आते हैं, उससे पहले जयबीर माबी के पास चलते हैं। जयबीर, किस तरीके से विधायिका इन फ्रॉड साइबर ठगों के जाल में फंसते फंसते बची और उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया? जयबीर, देखिए मनोज, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद से मोदी नगर की विधायिका डॉक्टर मंजू सिवाच हैं, जिनके पास एक कॉल आई थी और उन्होंने उस कॉल के माध्यम से ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन विधायक साहिबा उस मामले को समझ चुकी थी और उन्होंने कहा कि मैं इसकी शिकायत जो साइबर अपराध है वहां पर करूंगी, साइबर क्राइम पुलिस को करूंगी, और तमाम तरह की बात की गई थी। उसके बाद उन्होंने शिकायत भी दी, इस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो उसके बाद मोदी नगर विधायिका ने वीडियो जारी कर आम लोग हैं उनसे भी अपील की थी कि ऐसे लोगों से बचने का सबसे बेहतर उपाय है कि ऐसी जो कॉल्स आती है उनको डिनाई करें, उनको ना सुने और जल्दी से उस कॉल को काट दे। उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है, लोकल पुलिस को एसीपी, डीसीपी या साइबर की जो टीम है उसको एक शिकायत, लिखित मुकदमा दे, लिखित शिकायत दे, जिसके बाद जो पुलिस है उस मामले की जांच करे और ऐसे जो साइबर अपराधी है जो लगातार जो डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गाजियाबाद की जो विधायिका थी से डॉक्टर मंजू सिवाच, वो इस मामले में बची और उन्होंने इसकी शिकायत भी की। हालांकि विधायक होने के नाते उन्होंने अपना जो फर्ज था उसको पूरी तरह से इसलिए निभाया कि उन्होंने इस चीज को छुपाया नहीं, जनता के सामने वो अपने समस्या को लेकर आई और उस समस्या को जनता के सामने भी रखा और अपने सुझाव भी रखे। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि एक विधायक है वो अपने उस बचाव को लेकर के एक विधायक को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। यदि इस मामले को छिपाती तो लोगों तक संदेश नहीं जाता और लोग इससे जागरूक नहीं होते। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मंजू सिवाच ने जो कदम उठाए मैं उसकी सराहना भी करूंगा कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए भी इस पूरे मामले को जनता के सामने रखा, जनता से अपील की कि वो लोग सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे और किसी भी ऐसी कॉल को डिनाई करे, उनको ना सुने और जल्द से जल्द फोन को डिस्कनेक्ट कर दे ताकि जो आप उसके झांसे में ना आ सके, उनसे बच सके। और बचने के सुझाव भी उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी करने के बाद किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट करने वाले हों या साइबर फ्रॉड करने वाले, बहुत चालाक लोग हैं और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि गाजियाबाद पुलिस भी लगातार ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने का काम करती रहती है। बहुत ऐसे कई करोड़ रुपए गाजियाबाद पुलिस ने यहाँ पर वापसी भी कराए हैं जो लोगों से ठगे गए थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो अपराधी है वो बहुत छोटा कहा जा सकता है कि जो बरामदगी है वो छोटी है और ठगी की संख्या ज्यादा है। क्योंकि जो जागरूक लोग हैं वो पुलिस तक पहुंचते हैं, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके छोटे पैसे की रकम
के साथ ठगी होती है वो लोग पुलिस तक भी नहीं पहुंच पाते। और करें तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले में जब शुरुआत में लोग पहुंचते तो उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसके चलते यदि सिफारिश है तो पुलिस उस मामले को सुनेगी, अगर नहीं है तो कुछ लोग थाने चौकी की चक्कर काट कर खुद अपने घर भी बैठ जाते। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही कहें या आम लोगों की जो जागरूकता का अभाव कहें, तो साइबर ठग इन सब चीजों का फायदा उठाते हुए लगातार ठगी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार गाजियाबाद के जो पुलिस निश्चित रूप से जयवीर आप हमारे साथ बने रहिए। पूर्व आईपीएस हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए सवाल आपसे, देश एक बड़ी देश क्या दुनिया एक नई समस्या से अब रूबरू हो रही है। पहले हमारे प्रधानमंत्री कह लीजिए या सभी तरफ से जागरूकता ये फैलाएगी कि देश डिजिटल होना चाहिए, सभी ऑफिस डिजिटल होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं डिजिटल होना चाहिए। और अब डिजिटल फ्रॉड की ये घटनाएं हैं जो लोगों को डरा रही हैं। आम हो या खास हो, हर व्यक्ति इसका शिकार बन रहा है। गाढ़ी कमाई लोगों की एक झटके में साफ होती नजर आ रही है। और जो ये साइबर फ्रॉड के अपराधी हैं, ये इनके ऊपर कोई अंकुश लगता नहीं नजर आ रहा है। रिकवरी की अगर बात कर ली जाए, मामले दर्ज होते हैं, रिकवरी की अगर बात कर ली जाए तो बहुत ही न्यूनतम रिकवरी की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बाकी ये बड़ी घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं, लेकिन इस पर कोई लगाम लगता नहीं नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, किस तरीके से इस पर लगाम लग सकता है? देखिए मनोज जी, जो डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम है, इसके हर तरह के अपराध के पीछे का जो मोडस ऑपरेंडी है, पहले उसे समझना होगा कि अपराध कैसे होता है। डिजिटल अरेस्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वीडियो कॉल करके उन्हें कोई न कोई ऐसा रीजन दे के उन्हें डराया जाता है। या तो ये कहा जाता है कि आप ने कोई इस तरह का हवाला का काम किया है, या आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है, या तो ये कहा जाता है कि आपका फला किसी आदमी इस तरह से कहीं क्राइम कर दिया है, वो हमारे अरेस्ट में है, या आपने कोई इस तरह से इलीगल चीज सप्लाई की है। इस तरह के कोई न कोई रीजन दे करके उस व्यक्ति को डराया जाता है। और जबकि आप पहले भी चर्चा आपने की थी, तब भी मैंने कहा था कि इसमें अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज। देखिए, डिजिटल का मतलब ये हुआ कि आप किसी न किसी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको बेसिक बात समझनी होगी कि जब आप डिजिटली कोई क्राइम करेंगे तो उसके पीछे एक आप इंप्रेशन छोड़ेंगे। इंप्रेशन को ये कह सकते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हूं, तो इसके पीछे एक लॉग जनरेट हो रहा होगा और ये लॉग बताएगा कि मैं कहां से आपसे कनेक्ट हूं। ये हर व्यक्ति जाने कि कोई आदमी मेरे नाम पर बॉम्बे में बैठ के क्राइम कर रहा है और इंटरनेट का उपयोग करेगा, तो ये पुलिस लोकेट कर लेगी कि बॉम्बे में बैठा हुआ है, और जबकि मैं एक्चुअल में लखनऊ में बैठा हूं, तो वो अपराध मेरे द्वारा किया हुआ नहीं माना जाएगा, भले मेरा नाम उपयोग किया जाता है। तो ये बात चूंकि लोगों को अभी पता नहीं है, इसलिए लोग तुरंत डर जाते हैं। जैसे ही कोई आदमी पोस्ट करता है कि वो पुलिस वाला है या सीबीआई वाला है या ईडी वाला है, तो सबसे पहली बात, कोई इस तरह की कॉल आती है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और यदि आप उसको फेस नहीं कर सकते हैं तो पहला उपाय है कि आप पहली कॉल को कट कर दीजिए, अपने किसी दोस्त मित्र या पुलिस को सूचित कर दीजिए किस तरह की आपको कॉल आ रही है। और यदि आप कॉल कट कर देंगे, दोबारा कॉल आएगी, तब तक आप सतर्क हो जाएंगे कि आपको उससे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं बात करनी है। आप थोड़ा सा मस्तिष्क अप्लाई करेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा कि ये चीटर है या कोई असली पुलिस वाला है। जी, बेसिक बात आप समझिए कि कोई भी पुलिस प्रोफेशनल में है, चाहे वो सिविल पुलिस का हिस्सा है, सीबीआई का हिस्सा है या ईडी का हिस्सा है, वीडियो कॉल पर अपनी फोटो शो करके कोई भी व्यक्ति घूस मांगने का या पैसा मांगने का काम तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी डरता है कि यदि हमारी रिकॉर्डिंग हो गई तो हम भी फंस जाएंगे, हमारी नौकरी जाएगी। तो ये बेसिक अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि अपनी कोई भी पुलिस वाला वीडियो कॉल करके अपनी ही रिकॉर्डिंग नहीं कराएगा। जयप्रकाश जी, लोग जो है भरोसा किस पर करें? इससे लोगों को लगना चाहिए कि ये फर्जी ही कॉल है।
जयप्रकाश जी, लेकिन लोग भरोसा किस पर करें? जो जिनको साइबर थाने में जो तैनात हैं, अभी हमारे संवाददाता मेरठ से राजू शर्मा बता रहे थे कि साइबर थाने में तैनात दरोगा खुद इस फ्रॉड के उसमें शामिल हैं। तो जनता या आम लोग या जो इसका शिकार हो रहे हैं, भरोसा किस पर करें? दारोगा खुद शामिल है इसमें, इस फ्रॉड में? नहीं मनोज जी, आप मुझे परिस्थितियां दरोगा जी की बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो साइबर थाने में तैनाती के कारण वो किस तरह से शिकार हुए, गैर जानकारी में शिकार हुए कि या कोई न कोई उनके अंदर भी भय है। अच्छा, देखिए, साइबर ठगी में या साइबर क्राइम के पीछे दो बड़े लाजिक काम करते हैं। अभी डिजिटल अरेस्ट की बात है, इससे पहले दुनिया भर की इस तरह के साइबर क्राइम होते थे जिसमें एक चीज बेसिक बात होती थी, जिसमें पैसे की ठगी की बात है, पूंजी स्कीम उसे कहते हैं। चाहे वो लॉटरी की बात हो या कोई फर्जी वेबसाइट लॉन्च करके उसमें पैसा डबल ट्रिपल करने की बात हो, लोग उनके झांसे में आ जाते थे और उस झांसे में आकर के लोगों के साथ ठगी हो जाती थी। आज फिर उन्हें डर को उसका इस्तेमाल कर लिया है, उन्हें कोई न कोई क्राइम में जुड़ा हुआ बताकर या उनके किसी रिश्तेदार को बताकर उन्हें डराते हैं और डराने के बाद उनको अपने झांसे में ले लेते हैं। जैसे ही आदमी इस डर से निकलने की कोशिश कर लेगा, इस तरह के अपराध से बचाव का सबसे शानदार उपाय है कि आप कॉल कट करिए और किसी न किसी दोस्त मित्र को जैसे ही आप शेयर करेंगे या पुलिस को शेयर करेंगे, आपको तुरंत मदद मिलेगी और ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करने में, उन्हें रोकने में या उनका अपराध कम करने में मदद मिलेगी। मनोज जी, ठीक है। जयप्रकाश जी, राजू शर्मा जी के पास चलते हैं। राजू शर्मा, अभी आपने बताया कि कैसे साइबर थाने में तैनात एक दारोगा खुद इस साइबर ठगी में शामिल रहा है, तो लोग भरोसा कैसे करें? अब बताइए जयप्रकाश जी को। राजू। बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि साइबर थाने के जो प्रभारी हैं नेत्रपाल सिंह, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है गाजियाबाद के कविनगर थाने में। आरोप लगे हैं कि उन्होंने और उनकी जो पत्नी है, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ था किट्टी पार्टी का, और किट्टी पार्टी के नाम पर जो मासिक शुल्क है वो महिलाओं से लिया जा रहा था। ये रकम मासिक शुल्क की 11 लाख रुपए बताई गई है। तो महिलाओं ने आरोप लगाया, महिला आयोग से बाकायदा इस पूरे मामले की शिकायत की है कि इस तरीके से उनसे जो वसूली है वो इंस्पेक्टर की पत्नी के द्वारा और इंस्पेक्टर के द्वारा की गई है। जब उन्होंने शिकायत की, पैसे मांगे, तो उन्हें फर्जी मुकदमे में जेल भेजने तक की धमकी दी गई। तो महिलाओं ने महिला आयोग का रुख किया और महिला आयोग ने बाकायदा शिकायत की। तो महिला आयोग की तरफ से थाने को एक पत्र जारी किया गया और उसके आधार पर कल मुकदमा दर्ज किया गया गाजियाबाद के कविनगर थाने में इंस्पेक्टर के खिलाफ और उनकी पत्नी के विरुद्ध। फिलहाल जो इंस्पेक्टर है वो मेरठ के साइबर थाने में प्रभारी है, नेत्रपाल सिंह उनका नाम है, उन पर ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है राजू, पर भी ठीक है राजू। जयप्रकाश जी, हमारे संवाददाता राजू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब बताओ, इंस्पेक्टर अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक पूरा नेटवर्क बनाकर लोगों से वो खुद ठगी कर रहे हैं। वो एक नेटवर्क बनाकर वो खुद साइबर, जिनको ये साइबर ठगी रोकने का जिनका काम है, वो भी इसी में संलिप्त हैं। फिर लोग भरोसा किस पे करेंगे? देखिए, चाहे वो वर्दी पहन ले आदमी, कोई अब बिना वर्दी के है अपराधी होता, वर्दी में भी अपराधी हो सकता है जी। इसमें कहीं साइबर क्राइम की बात नहीं है, न डिजिटल अरेस्ट की बात है, वो सिंपल ठगी की बात है। तो वर्दी पहनने के कारण ये नहीं कह सकते कि उसमें वर्दी पहना हुआ आदमी अपराधी नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे पुलिस में वर्दी पहने हुए लोग हैं जो अपराध करते हैं, जेल जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। ये साइबर ठगी का मामला नहीं है, ये साइबर में पोस्ट है, उसने ठगी की है। ये दोनों डिफरेंट प्रश्न है। और मैं इस बात से कोई न तो इनकार करता हूं कि कोई आदमी वर्दी पहने हुए है वो ठगी नहीं कर रहा होगा, हो सकता है अपराधी हो, आपराधिक प्रवृत्ति का हो, निश्चित रूप से। इस तरह मेरा सवाल सर इस परिप्रेक्ष्य में था कि साइबर ठगी रोकने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद इसमें संलिप्त हैं, इस परिप्रेक्ष्य में हमारा सवाल था। अश्विनी राणा जी आपके पास आते हैं। अश्विनी राणा जी, साइबर फ्रॉड के अलग अलग तरीके हैं, सिर्फ डिजिटल अरेस्ट ही एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके हैं। मैसेज के माध्यम से कोई ऐसा लिंक जिसके माध्यम से कोई लिंक क्लिक कर देता है, तमाम ऐसी वेबसाइट के माध्यम से अगर वेबसाइट क्लिक कर देता है तो लोग बैठे हैं यहाँ कानपुर में बैठे हैं या यहाँ लखनऊ में बैठे हैं और उनका दिल्ली के उससे पैसा कट जा रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। साक्ष्य
कि साक्ष्य न होने के वजह से और तमाम जो उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं लेकिन सही साक्ष्य और पैरवी न होने की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो इसको रोक सके, आप खुद ही जागरूक होइए और इससे बचिए, तो कैसे बचेंगे लोग? देखिए क्या है कि दो बातें हैं। एक आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास तंत्र नहीं है। तंत्र है, तंत्र काम कर रहा है, लेकिन आपको पहले तो खुद सावधान होना है जी। अगर आप खुद कंप्रोमाइज हो गए, आपने किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर दिया, उसकी इंस्ट्रक्शन पे आपने उसको फॉलो किया, उसको पैसा दिया, उसके बाद आपके अकाउंट डिटेल चली गई। अब हम कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो कहीं कुछ दिया ही नहीं, ओटीपी भी शेयर नहीं किया। तो आप जब फोन है आपका, उस फोन में भी आप देखते रहे कि क्या कोई ऐसा ऐप तो डाउनलोड नहीं हो गया कि जिसके कारण से वो ठगों को आपकी ऐप फोन की सारी ट्रांजैक्शन पता लग रही है, आपके पिन नंबर पता लग रहे हैं, आपके अकाउंट की डिटेल पता लग रही है। तो वो उसके लिए आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा। और फिर अगर ऐसा हो गया तो क्या आपने वहां साइबर क्राइम में रिपोर्ट की, थाने में रिपोर्ट की, ये दूसरा विषय है। अभी तीसरा विषय, आजकल एक और ठगी का आने वाला है, उसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है जी। अभी जैसे सरकार ने नया पैन कार्ड इशू करने के लिए एक स्कीम आई है कि पैन कार्ड 2.0 वो आएगा, उसी के नाम पर आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि आपका पैन कार्ड जो है उसको वेरीफाई करना है, केवाईसी करना है, उसके अंदर कोई डिटेल डालनी है, तो आपको मैसेज डालकर या फोन करके आपको ट्रैप किया जा सकता है। तो उससे बचना है। सरकार का कहना है कि हम किसी से भी कोई पूछने वाले नहीं हैं, जिनका ऑलरेडी पैन है उनके पास नया पैन बनने के बाद ऑटोमेटिकली उनके सेम एड्रेस पर चला जाएगा। तो सतर्क तो हमें रहना है, अवेयर हमें रहना है। अगर हम कंप्रोमाइज हो जाएंगे, हम अपने फोन में जो है इस तरह का कोई ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर हम जो है दूसरे को जो है वो जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। निश्चित रूप से राणा साहब, कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं, हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी लोगों से ठगी हुई है। लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं किसी चीज की हेल्पलाइन और उस वहां से उनको जो गूगल से या अन्य साइटों से उनको गलत हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है और उससे भी तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो क्या इस पर भी सरकार को भी कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि या सरकार सिर्फ इतना कह देती है कि हाथ खड़ा कर लेने से ही समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? सरकार को भी कुछ करने की जरूरत है। सरकार देखिए काम क्या कर सकती है सरकार? ये देखें कि जो गूगल है, गूगल हमारे देश में तो नहीं है, गूगल का कंट्रोल कहीं और है। तो सरकार जो है समय समय पर इन चीजों को, ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसी चीजों को जो पता लगती हैं, तो उन गूगल की अथॉरिटी को या उन सर्च इंजन को जो इन्फॉर्म करती रहती है कि आप इनको हटाइए, वो हटती रहती है, वो प्रोसेस जारी रहता है। लेकिन एक चीज हटती है, दूसरी आ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा सावधानी हमें ही करने की जरूरत है, अवेयरनेस। अब ये डिजिटल फ्रॉड्स में जो फंस रहे हैं वो कोई छोटे लोग नहीं फंस रहे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग फंस रहे हैं। तो अब वो क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि इतना कुछ सरकार का बताने के बाद, आपके मीडिया द्वारा प्रचार करने के बाद भी अवेयरनेस नहीं है, तो हमें कोई बचा नहीं सकता। निश्चित रूप से अश्विनी राणा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अहम अपडेट और जानकारी के लिए। हमारे सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया, अलग अलग जनपदों से आप जुड़े, तमाम जानकारियां कलेक्ट की और हमारे दर्शकों तक वो जानकारियां पहुंचाई। तो आज की वैश्विक बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की ये लगातार घटनाएं, जिससे लोग लगातार इसका शिकार हो रहे हैं और अपनी गाढ़ी कमाई जो उनकी है वो एक झटके में साफ हो जा रही है। तो इस पर सतर्क रहने की जरूरत है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हमने अपने दर्शकों को बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से वो कैसे जागरूक रह सकते हैं और साइबर फ्रॉड की घटनाओं से, साइबर ठगी की घटनाओं से बच सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।